9 अगस्त 2023 को एक बार फिर प्रदर्शनकारी देहरादून की सड़कों पर उतरे। वो उतरे अपनी उन मांगों के लिए जो वो सालों से सरकार से मांग रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक उत्तराखंड 3 अहम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहला, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो। दूसरी जो मांग है उसमें अनुच्छेद 371 को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जा रही है। और तीसरी जो मांग है उसमें उत्तराखंड में मूल निवास को 1950 से लागू करने की मांग उठाई जा रही है। अब ये तीनों ऐसी मांगे हैं जिन्हें आपने कई बार सुना होगा, इन्हें आपने सपोर्ट भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मांगे आखिर हैं क्या? जिस मजबूत भू कानून की मांग को हम सहयोग दे रहे हैं उसमें हम चाहते क्या हैं? क्यों हम हिमाचल जैसा भू कानून लागू करने की मांग उठा रहे हैं? और ये अनुच्छेद 371 है क्या? इसके लागू होने से राज्य में क्या बदलेगा? और मूल निवास 1950 करने की मांग क्यों उठाई जा रही है? और इसका आम उत्तराखंडियों पर क्या असर पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस विशेष सीरीज में देने वाले हैं। और इस सीरीज के पहले वीडियो यानी इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड मांगे भू कानून की हर एक बात शुरू से लेकर अंत तक बता रहे हैं। सीरीज के दूसरे वीडियो में अनुच्छेद 371 और तीसरे वीडियो में मूल निवास 1950 को विस्तार से आपको समझाने की हम कोशिश करने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं उत्तराखंड मांगे भू कानून की। भू कानून की मांग को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको एकदम डिटेल में समझाने वाले हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून की आवाज क्यों, कैसे और कब उठी। 2018 की तत्कालीन राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मजबूत भू कानून की मांग को और तेज कर दिया। 2021 आते आते ये मांग तेज होती गई। लोग सड़कों पर उतरे और सोशल मीडिया से लेकर राजधानी देहरादून की गली गली तक उत्तराखंड मांगे भू कानून छाने लगा। इस आंदोलन का ही प्रताप था कि 2022 के चुनाव में हर पार्टी के घोषणा पत्र में मजबूत भू कानून लागू करने की मांग थी। मौजूदा सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में मजबूत भू कानून लागू करने की बात कही थी। अब समझते हैं कि मजबूत भू कानून को लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी कड़ा भू कानून लागू हो। मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसा मजबूत भू कानून लागू किया जाए। अब ये मांग क्यों उठाई जा रही है इसे भी हम विस्तार में समझाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि उत्तराखंडियों के मजबूत भू कानून के लिए क्या तर्क हैं। उत्तराखंडियों का तर्क ये है कि जिस तरह की छूट मौजूदा कानून में दी गई है उससे बाहरी लोगों के लिए यहां जमीन खरीदना आसान हो रहा है। इससे किसान अपने खेतों से उद्योग के नाम पर बेदखल हो सकता है। 2018 में जो संशोधन किए गए, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं, उनकी वजह से उत्तराखंड में बाहरी लोग बेरोक टोक जमीन खरीद सकते हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि पहाड़ में कम जोत वाला व्यक्ति आर्थिक दबाव में आनन फानन में भूमिहीन हो सकता है। दूसरी तरफ भूमि के खरीद फरोख्त में कोई सीमा ना होने से गरीब किसान मजबूरन भू माफियाओं के चंगुल में फंस सकता है। भू कानून की मांग 2018 के बाद ही क्यों तेज हुई, इसको समझने के लिए आपको राज्य में लागू मौजूदा भू कानून को जानना होगा। और ये समझने की शुरुआत होती है 2000 में राज्य गठन से। उत्तराखंड में भू कानून का जो कानून लागू है वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है। इसी कानून के तहत उत्तराखंड में भूमि की खरीद फरोख्त तय होती है। 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना था तो तब भी ये खतरा जताया गया कि बाहरी लोग पहाड़ में बेरोक टोक भूमि खरीद सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने ही 2002 में हिमाचल के भूमि कानून के अनुसार अध्यादेश पेश किया था। बाद में नारायण दत्त तिवारी सरकार ने बहुगुणा समिति का गठन किया था और इस कमेटी ने तत्कालीन अध्यादेश में शामिल प्रावधानों की समीक्षा की और उनमें जुड़े कठोर नियमों को आसान कर दिया।
इसका नतीजा ये रहा कि राज्य के शहरी क्षेत्र में भूमि व्यापार का धंधा चल निकला। हालांकि अभी हालात इतने नहीं बिगड़े थे जितने आज बिगड़े हैं। नियमों को आसान करने के बावजूद तिवारी सरकार ने एक कड़ा प्रावधान बनाए रखा। सरकार ने प्रावधान किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति मूल अधिनियम धारा 129 के तहत जमीन का खातेदार ना हो, वह बिना अनुमति के 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। फिर 2007 में जब खंडूड़ी सरकार आई तो उसने भी इस नियम को और कड़ा कर दिया। खंडूड़ी सरकार ने ग्रामीण भाग में जमीन खरीदने की सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी, यानी कि भारी लोग 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते थे। हालांकि ये पाबंदी भी राज्य के शहरी भागों में नहीं थी। फिर 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कानून में वो संशोधन किए जिससे उत्तराखंड मांगे भू कानून की मांग तेज हो गई। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का नया विधेयक पारित करवाया। इस संशोधन के जरिए विधेयक में धारा 143 क जोड़ दी गई और इसी धारा ने पूरा खेल कर दिया। इस संशोधन के मुताबिक अब औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषक खुद भूमि बेचे या फिर उससे कोई भूमि खरीदे तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए उसे अलग से कोई प्रक्रिया नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि उद्योग धंधे के लिए खरीदे जाते ही उसका भू उपयोग खुद ही बदल जाएगा और वो जमीन गैर कृषि हो जाएगी। इसके साथ ही कानून में धारा 154(2) जोड़ी गई और इसी धारा के साथ उत्तराखंड में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भारी व्यक्ति अब कहीं भी राज्य में जमीन खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का यही वो फैसला था जिसके बाद उत्तराखंड मांगे भू कानून की मांग तेज हो गई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसा भू कानून लागू करने की मांग उठाई जा रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हिमाचल के भू कानून को समझना होगा। हिमाचल में जो भू कानून है उसकी एक वजह है संविधान का अनुच्छेद 371। हम आपको अनुच्छेद 371 को भी विस्तार से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को, खासकर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को कुछ विशेषाधिकार देता है। इसके तहत ये राज्य में अपनी जमीन और संस्कृति संरक्षण के लिए कानून बना सकते हैं। इसमें फिलहाल उत्तराखंड शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह भी हम आपको इस सीरीज के दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि हिमाचल में जो मजबूत भू कानून है वो इसी अनुच्छेद की वजह से है। कैसे, आइए समझते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अनुच्छेद 371 के तहत द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 लागू किया था। इस कानून के तहत जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत हिमाचल में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल के कानून में इसके लिए सेक्शन 118 जोड़ा गया है। इसके मुताबिक हिमाचल का नागरिक भी अपने नाम की जमीन किसी गैर हिमाचली को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो ना ही गिफ्ट के तौर पर दे सकता है और ना ही लीज पर अपनी जमीन किसी बाहरी को दे सकता है। यहाँ तक कि अपनी वसीयत में भी एक हिमाचली गैर हिमाचली को जमीन नहीं अलॉट कर सकता। यहाँ तक कि अगर आप किसी हिमाचली के नाम पर जमीन खरीदते हैं, आप दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट बना है और पैसे भी आप देते हैं, तो भी वो जमीन आपकी नहीं होगी। भविष्य में गैर हिमाचली के बच्चे जमीन के लिए दावा नहीं कर पाएंगे। ये बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत आते हैं और जमीन हमेशा हिमाचली के नाम पर ही होगी। ना ही एक हिमाचली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी बाहरी को अपनी जमीन बेच सकता है। हिमाचल के किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी भी है तो वो सिर्फ यहीं के कृषक को जमीन को बेच सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिमाचल में जमीन खरीदना चाहता है तो उसे यहाँ पर एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। अगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार लिखकर देते हैं कि ये व्यक्ति हिमाचल का एग्रीकल्चरिस्ट है और हिमाचल प्रदेश में कृषि करता है, तो ही उसके लिए कुछ सीमित जमीन खरीदना संभव होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। हालांकि उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी हिमाचली की बेटी किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो बेटी पिता की प्रॉपर्टी ले सकती है,
लड़की चाहे तो इस प्रॉपर्टी या जमीन को अपने कानूनी वारिस जैसे पति या बच्चों को दे सकती है। सालों से हिमाचल में मजदूरी करने वाले मजदूर को सरकार की परमिशन के साथ सिर्फ घर बनाने के लिए जमीन मिल सकती है। इसके साथ ही सरकार कुछ महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के लिए जमीन देने का अधिकार रखती है। हालांकि इसके लिए भी सरकार को एक वैलिड रीजन देना होगा। यही वजह है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह ही मजबूत भू कानून की मांग उठाई जा रही है। उत्तराखंड में सरकारें क्यों हिमाचल सा कानून नहीं ला पा रही, उसकी एक वजह जो गिनाई जाती है वो प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि अगर बाहरी लोगों को जमीन नहीं दी जाएगी तो प्रदेश में उद्योग धंधे कैसे फलेंगे फूलेंगे। हालांकि इसका जवाब हिमाचल का भू कानून सरकार को खुद ही दे देता है। और सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जमीन खरीद मामले में इतनी सख्तियों के बावजूद हिमाचल उत्तराखंड से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड है। 9 अगस्त 2023 को लोगों के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मजबूत भू कानून लाने की बात दोहराई है। उन्होंने बताया कि भू कानून को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है और जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वादे तो कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि धामी जी कब अपने इस वादे पर खरे उतरते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के सभी राज्यों के पास अपना भू कानून है। सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अभी भी अपने भू कानून के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अनुच्छेद 371 आखिर है क्या, क्यों इसे उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जा रही है, और जानेंगे कि जब उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर ये अपने आप लागू क्यों नहीं हो जाता। अनुच्छेद 371 का पूरा विश्लेषण करेंगे रविवार शाम को 7 बजे। लेकिन तब तक आप जरूर देखें कि सरकारों के वादे खोखले कितने साबित होते हैं। गडकरी जी ने जिस सड़क को 200 सालों में नहीं टूटने की बात कही थी, कैसे वो 2 साल में ही टूट गई, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और तब तक अगर आप उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को देखना चाहते हैं तो घुघुती न्यूज को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।